Good morning, everyone. Okay. आपका फिजिकल ज्योग्राफी हमने स्टार्ट कर दिया था। उसमें बेसिकली हमने बात कर लिया था यूनिवर्स के बारे में और अर्थ को स्टार्ट कर दिया था। अर्थ में बेसिकली हमने अभी क्या बात कर लिया था, अर्थ का शेप। शेप क्या होता है सर अर्थ का? जियोइड होता है, ठीक है। और क्या क्या नाम यूज करते हैं हम अर्थ की शेप के लिए? ऑब्लेट स्फेरॉइड वर्ड भी यूज कर लिया जाता है अर्थ के शेप के नाम के लिए, ठीक है। फिर हम लोगों ने आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ देखा था। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में एक ये लेयर देखी थी लिथोस्फियर, एक तो क्रस्ट मेंटल कोर से देखा था। उसके बाद फर्दर और डिवाइड किया था। ये ऊपर एक लेयर क्या है, लिथोस्फियर, और उसके नीचे कौन सी लेयर है आपका, एस्टेनोस्फियर, ठीक है। अब ये एस्टेनोस्फियर का रोल क्या है? देखिए मान लीजिए ये हमारा लिथोस्फियर है, ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर क्या है, रहते हैं। ये देखो आपका क्या है, पेड़ है। और इसके नीचे कौन सी लेयर है सर आपका, ये एस्टेनोस्फेयर। एस्टेनोस्फेयर कैसी लेयर है? एस्टेनोस्फेयर कैसी लेयर है आपका, सेमी सॉलिड, ठीक है। यानी ये प्योर सॉलिड नहीं है, इसमें मूवमेंट आपका पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए कोई मेटल है, उसको मेल्ट कर दिया, उसके बाद वो मोल्टन मेटल आपका मूव कर सकता है, ठीक है। बहुत तेजी से नहीं, लेकिन स्लोली स्लोली उसमें मूवमेंट हो सकती है। तो उसी तरह का क्या है आपका ये एस्टेनोस्फेयर। अब ये एस्टेनोस्फेयर में बहुत सारे मेटल्स एलिमेंट्स होते हैं, मल्टीपल टाइप्स के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी होते हैं। तो कई बार टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से ये जो आपका एस्टेनोस्फेयर है, इसमें क्या होती है, मूवमेंट होती है, ठीक है। अब मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे ये शिप है, ये क्या है, इस शिप के नीचे का वाटर। अगर ये वाटर में मूवमेंट होगी तो क्या शिप में मूवमेंट आएगी? आएगी। इन द सेम मैनर अगर ये एस्टेनोस्फेयर में मूवमेंट आएगा तो क्या लिथोस्फेयर में मूवमेंट आएगा? यस और नो? अगर एस्टेनोस्फेयर में मूवमेंट आएगा तो क्या लिथोस्फेयर में मूवमेंट आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो आपका एस्टेनोस्फेयर की मूवमेंट की वजह से लिथोस्फेयर में मूवमेंट आता है, और लिथोस्फेयर में क्या फील होगा, वाइब्रेशन फील होगा, ठीक है। उसी वाइब्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। आ रही बात समझ में? उसी वाइब्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। तो ये एस्टेनोस्फेयर के मूवमेंट से काफी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे अर्थक्वेक आपका आता है। उसके अलावा दूसरा एक पार्ट है आपका कि जैसे आपका जो माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आपने कई बार देखा होता है, जैसे अर्थ के बीच के दो पार्ट हो जाते हैं, एक इधर पार्ट हो गया, एक इधर पार्ट हो गया। अर्थ कभी कभी अर्थ का जो सरफेस है इस तरह से ड्रिफ्ट हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? इसके नीचे का एस्टेनोस्फेयर इधर मूव कर गया, इसके नीचे का इधर मूव कर गया, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, एस्टेनोस्फेयर के मूवमेंट की वजह से हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब एक कंसेप्ट और समझिए। देखिए लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है, पीडीएफ नहीं मिल रहा है, ये मैं क्लास में रिप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि अभी क्लास में आपको क्लास पे फोकस करना है, ठीक है। उसके लिए आपको ऑलरेडी नंबर दे रखा है, उस पर आप कांटेक्ट करिए, वहाँ आपको सारी जानकारी मिलेगी। मैं इसको बार बार क्लास में नहीं रिपीट कर पाऊंगा। या तो मैं एक काम करता हूँ, क्लास खत्म करके सिर्फ इसको ही फोकस कर लेता हूँ, क्या क्या क्वेरीज हैं, ठीक है, फिर आपका सिलेबस लेट होगा। देखिए जो अपना अर्थ है, ठीक है, जो अर्थ है
उसके ऊपर जो लिथोस्फीयर है, ऐसा नहीं है ये एक पूरा एक सिंगल लेयर है, इसमें क्या है मल्टीपल डिविजन्स है। तो ये जो अर्थ है उसमें मल्टीपल आपका इस तरह से डिविजन्स है। तो ये जो मल्टीपल डिविजन्स है यानी जो हमारी ऊपर की लेयर है, लिथोस्फीयर वाली लेयर है, वो ऐसा नहीं है बिल्कुल आपका बराबर है या बिल्कुल यूनिफॉर्म है या हर जगह पे कंटिन्यूअस है। इसमें क्या है बीच बीच में ब्रेक्स है। ये मैंने अर्थ का ऊपर का सरफेस बनाया है, इसमें क्या है बीच बीच में ब्रेक्स है। और ये जो ब्रेक्स हैं इनको हम क्या कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, जो लिथोस्फीयर की लेयर में बीच बीच में ब्रेक्स हैं इनको हम क्या कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। अब इस लिथोस्फीयर के नीचे क्या है एस्टेनोस्फीयर। तो मान लो सर एक टेक्टोनिक प्लेट ये है, इसके नीचे एस्टेनोस्फीयर है, और एक टेक्टोनिक प्लेट ये है, इसके नीचे ये एस्टेनोस्फीयर है। अब इसमें सर ऐसा हो सकता है कि मान लो ये लिक्विड इधर मूव करे, ये लिक्विड इधर मूव करे, तो इनका क्या होगा प्लेट्स का आपस में कोलिजन होगा। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मान लो ये एस्टेनोस्फीयर का लिक्विड इधर मूव करे और ये लिक्विड आपका इधर मूव करे। ठीक है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो इसमें भी क्या होगा आपका अर्थ डिवाइड होगा। तो ऐसा केस हो या ये वाला केस हो, दोनों ही केस में आपका क्या होगा लिथोस्फीयर में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं अर्थक्वेक। एक और तरह की मूवमेंट हो सकती है कि जैसे एक तो हमने बात करा आपका एक प्लेट ऐसे एक प्लेट ऐसे टक्कर खा जाए। एक क्या हो सकता है दोनों प्लेट्स ऐसे डिस्टर्ब हो जाए, अलग हो जाए। एक मूवमेंट ऐसे हो सकता है ये प्लेट्स आपस में इस तरह से पैरेलल मूव करें। ठीक है, तो अगर इन तीनों में से कोई भी तरह का मूवमेंट होता है तो हमें ऊपर क्या देखने को मिलेगा एक वाइब्रेशन देखने को मिलेगा, और उसी को हम क्या कहते हैं अर्थक्वेक कहते हैं। बात क्लियर है। तो अर्थक्वेक बेसिकली क्यों आ रहा है, क्योंकि नीचे का एस्टेनोस्फीयर मूव कर रहा है जिसकी वजह से ऊपर की टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होता है, और उन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से हमें एक शॉक फील होता है, उसी शॉक को हम क्या कहते हैं अर्थक्वेक। क्लियर है, ठीक है। अब होता क्या है इधर आ जाइए एक बार। ये मान लीजिए अर्थ का इंटीरियर है। ठीक है, मान लीजिए अर्थ के बीच जो भी मूवमेंट हुआ उसकी वजह से जो शॉक है इस पॉइंट पर जनरेट हुआ। ठीक है, मान लीजिए अर्थ में किसी भी तरह का मूवमेंट हुआ उसकी वजह से जो शॉक है वो किस पॉइंट पे जनरेट हुआ, इस पॉइंट पे जनरेट हुआ। क्लियर है बात। अगर इस पॉइंट पे आपका शॉक जनरेट होता है तो उससे क्या क्या असर पड़ता है, जब भी शॉक होगा तो वहां से क्या निकलेगा एनर्जी निकलेगी। एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगी, वेव्स की फॉर्म में निकलेगी। ठीक है, तो मान लो एक वेव आपका ऐसे निकल गई, एक वेव यहां से निकल गई, एक वेव यहां से निकल गई, एक यहां से निकल गई, एक यहां से निकल गई, एक कुछ इस तरह से ऊपर निकल गई। ठीक है, तो ये जो अर्थ के इंटीरियर में जो वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, जो अर्थ के इंटीरियर में है, उन वेव्स को हम क्या कहते हैं बॉडी वेव्स। ठीक है, तो जो अर्थ का इंटीरियर है, अर्थ के इंटीरियर में जो वेव्स ट्रेवल कर रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे बॉडी वेव्स। और बॉडी वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक होती है प्राइमरी वेव और एक होती है आपका सेकेंडरी वेव। ठीक है, तो अर्थ के इंटीरियर में जो बॉडी वेव्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप, प्राइमरी वेव एंड आपका सेकेंडरी वेव। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका, आप एक मेरे को बात बताइए, ये जो मल्टीपल वेव्स निकल रही हैं इसमें से हमारे लिए कौन सी वेव खतरनाक होंगी, जो इधर उधर ट्रैवल कर रही हैं या जो ट्रैवल करके सरफेस तक पहुंच जाएंगी। जो सरफेस तक पहुंच जाएंगी वो हमको डैमेज करेंगी। तो इन सारी वेव्स में से जैसे मैंने मान लो एक वेव का नाम लिया ए, एक का नाम लिया बी, एक का नाम मान लो लिया सी, इनमें से सरफेस पे सबसे पहले कौन सी वेव पहुंचेगी, सरफेस पे
ए वाला पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, इसका रूट सबसे शॉर्टेस्ट है, जिसका रूट सबसे शॉर्टेस्ट है वो सबसे पहले पहुंचेगा। अब ये जो वेव आपका सबसे पहले पहुंची है, ठीक है, तो आपका ये इस पॉइंट पर क्या होगा, जैसे ये यहां पर पहुंचेगी, यहां पर बॉडी वेव का काम खत्म। अब यहां से क्या है, एक नई वेव जनरेट होगी जो पूरा सरफेस पे ट्रेवल करेगी, ठीक है। वो वेव क्या कहलाएगी, आपका सरफेस वेव, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, सरफेस वेव। तो एक थी सर हमारी यहाँ इंटीरियर में, यहां से जो वेव्स निकली उन्हें बॉडी वेव्स कहा, और यही बॉडी वेव जब अर्थ के सरफेस पे पहुंचेगी यहां पर रुक जाएगी, और यहां पर एक नई तरह की वेव निकलेगी, दैट इज कॉल्ड सरफेस वेव, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सरफेस वेव। देवराज जी, उसका अपडेट आपको आज ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात? तो ये दो तरह की वेव्स हो गई सर, बॉडी वेव्स और हमारी दूसरी कौन सी है, सरफेस वेव्स। तो ये बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स ये दोनों कलेक्टिवली मिलके क्या कहलाती हैं, आपका सीस्मिक वेव्स, ठीक है। तो ये बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स ये दोनों मिलके कलेक्टिवली क्या कहलाती हैं, आपका सीस्मिक वेव्स। लव वेव, रैली वेव, हाँ ये आपका सरफेस वेव के टाइप होते हैं, एल और आर वेव उनको कहते हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉस्फेयर उसका टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से मूव करता है। अब वो टेम्परेचर डिफरेंसेस क्यों होते हैं तो उसके बारे में फिर वो डिटेल में आपका जियोमॉर्फोलॉजी वाले बता पाएंगे, ठीक है। तो हमारा दो तरह का वेव्स है, बॉडी वेव, सरफेस वेव। बॉडी वेव दो टाइप्स का है, पी वेव, एस वेव। सरफेस वेव भी वैसे दो टाइप का होता है लेकिन उतना नीड नहीं है जानने का, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड कलेक्टिवली सीस्मिक वेव्स, ठीक है। तो ये सारी जो वेव्स हैं दीज आर कॉल्ड सीस्मिक वेव्स। अब मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, सीस्मिक और सरफेस वेव, इनमें सबसे ज्यादा आपका खतरनाक कौन है, सबसे ज्यादा डेंजरस हमारे लिए कौन है? अच्छा, स्पीड सबसे ज्यादा प्राइमरी वेव की होती है, बताइए। ऑनलाइन वाले तो सरफेस कह रहे हैं, प्राइमरी वेव कौन कह रहा है? अच्छा, सरफेस वेव कौन कह रहा है? तो मतलब मैंने कह दिया ऑनलाइन वाले कह रहे हैं, तो जो ऑनलाइन वाले कहेंगे वो सत्य है क्योंकि वो कहीं ना कहीं नेट खोल के देख रहे हैं, ऐसा है। हाँ जी, चलिए, ऑनलाइन वालों की तो अच्छी क्रेडिबिलिटी है यहाँ पे। बिल्कुल, सरफेस वेव हमारे लिए सबसे ड्रास्टिक है, लेकिन क्यों? एग्जैक्टली exactly. तो सरफेस वेव जो है वो हमको एक्चुअल में नुकसान पहुंचाता है ना। हमारा बिल्डिंग आपका बॉडी वेव नहीं तोड़ रहा है, ये सरफेस वेव यहाँ जाएगा, बिल्डिंग खड़ा होगा, इसको तोड़ देगा, ठीक है। तो हमको कौन नुकसान पहुंचा रहा है, सरफेस वेव। तो हमारे लिए सबसे ड्रास्टिक कौन है, सरफेस वेव। तो सीस्मिक वेव्स ध्यान रखिएगा, सीस्मिक वेव्स कितनी तरह की होती है, पी वेव, एस वेव, ठीक है, वो बॉडी वेव्स, फिर उसके बाद आता है आपका सरफेस वेव। अच्छा, दूसरी बात ये है आपका कि प्राइमरी और सेकेंडरी वेव में पहले प्राइमरी वेव पहुंचती है फिर सेकेंडरी वेव पहुंचती है। इसलिए कई बार आपने नोटिस किया होगा अर्थक्वेक दो बार में आता है, एक पहली बार फील होगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर फील होगा। इसीलिए एडवाइस किया जाता है अगर अर्थक्वेक एक बार आ गया है तो कॉशियस रह जाएं, दूसरी बार आने के भी चांसेस हैं। क्योंकि जो पहले आपको जो शॉक मिल रहा है वो प्राइमरी वेव की वजह से मिल रहा है, फिर सेकेंड टाइम में जो शॉक मिल रहा है वो सेकेंडरी वेव की वजह से मिल रहा है। लेकिन जो पहले वाला शॉक होता है वो ज्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। तो अगर वो ज्यादा ही डेंजर हुआ, हो सकता है फिर दूसरा शॉक हम अवेलेबल ही ना हो उसको फील करने के लिए। तो जनरली ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि अर्थक्वेक आ रहा है तो रुकिए, दूसरी बार भी आ सकता है। क्लियर है? चलिए,
अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं सर। तो जैसे मैंने आपको बताया, जहां से आपका अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है, जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस। ठीक है, जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस। और फोकस के जस्ट ऊपर वाला पॉइंट जहां से सरफेस पे ओरिजिनेट होगा उसको क्या कहते हैं? एपिसेंटर। ठीक है, तो अर्थक्वेक में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक है फोकस, एक है एपिसेंटर। जब भी अर्थक्वेक आता है तो न्यूज में यही दो पॉइंट्स आते हैं कि इसका एपिसेंटर कहां पर था, इसका फोकस कितना नीचे था। ठीक है, तो ये सारे आपका न्यूज में आप टर्म्स सुनेंगे। तो फोकस क्या है? एक्चुअल पॉइंट जहां से आपका वो शॉक स्टार्ट हुआ। एपिसेंटर सरफेस का वो पॉइंट जहां से अर्थक्वेक फैलना स्टार्ट हुआ। तो जितना एपिसेंटर के हम लोग क्लोज होंगे, जो लॉसेस हैं उतना ही क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ठीक है चलिए, तो ये तो हो गया सर अर्थक्वेक के बारे में बेसिक बात है। अब यहाँ पे अर्थक्वेक से क्या क्या सवाल आपके बना सकता है, या क्या क्या सवाल उसने बनाए हैं? तो पहले तो बात यह है कि अर्थक्वेक मतलब कौन सी वेव्स? सीस्मिक वेव्स। तो सीस्मिक वर्ड समझ से किसको समझ जाना है? अर्थक्वेक से रिलेटेड। तो सीस्मिक वेव्स की स्टडी, यानी कह लो अर्थक्वेक की स्टडी, क्या कहलाएगी? सीस्मोलॉजी। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? सीस्मोलॉजी। और ये सीस्मिक वेव्स को मेजर करने के लिए क्या है? एक डिवाइस लगाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? सीस्मोग्राफ। ठीक है, तो ये मान लो अगर हमारा अर्थ है तो इसमें जगह जगह पर क्या होगा? जगह जगह पर सीस्मोग्राफ लगाए गए होंगे। सीस्मोग्राफ क्या होगा? एक आपका इस तरह से एक पेन होगा और उसके नीचे ग्राफ का पेपर रखा होगा। तो जब भी अर्थक्वेक आएगा तो पेन भी वाइब्रेट करेगा, तो पेन इस तरह से कुछ रीडिंग्स लेगा। मान लो अर्थक्वेक ज्यादा तेजी से आ गया तो रीडिंग ज्यादा बड़ी आएंगी, अर्थक्वेक हल्का होगा तो छोटी रीडिंग आएंगी। ठीक है, तो ये जो रीडिंग आ रही है इसको मेजर करने के लिए हमने कौन सा स्केल बना रखा है? रिच्टर स्केल। ठीक है, तो अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है हम कैसे मेजर करते हैं? रिच्टर स्केल में। पहले मर्सेली स्केल यूज होता था, अब कौन सा स्केल यूज होता है? रिच्टर स्केल। तो रिच्टर स्केल की रीडिंग 1 से लेकर कहां तक होती है? 10 तक होती है। ठीक है, तो जनरली कई बार हम लोग फील करते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट जो है वो अपना अर्थक्वेक प्रोन जोन है, तो यहाँ पर फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक आते रहते हैं, बट उतना इंटेंसिटी वाले नहीं आते। जनरली आप देखेंगे 4 इंटेंसिटी 5 इंटेंसिटी का आता है। अगर मान लीजिए कभी 7 से ज्यादा क्रॉस कर जाएगा तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो रिश्टर स्केल की रीडिंग है वो कहां से कहां तक होती है? 1 से लेकर 10 के बीच में होती है। जनरली तो आपका अर्थक्वेक से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आते हैं। बट एपीएसएसबी ने आज से कुछ 3-4 साल पहले एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया था। हालांकि वो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं ताकि आगे कभी दोबारा वो क्वेश्चन आए तो आप उसको कर पाए। देखिए, इसमें यूज होता है लॉगरिथमिक स्केल, अब उसके बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे, कोई मतलब नहीं है। तो रीडिंग होती है सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मान लीजिए रिश्टर स्केल 1 पर अगर एम्पलीट्यूड ए है, ठीक है, उसका जो अर्थक्वेक आया है उसका एम्पलीट्यूड ए है या इंटेंसिटी ए है, जो भी अर्थक्वेक मेजर हुआ है उसकी इंटेंसिटी मान लो ए है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने रीडिंग क्या दे दी? रिश्टर स्केल 1। ठीक है, तो हमने उसकी रीडिंग क्या दे दी? आपका रिश्टर स्केल 1। तो आपका रिश्टर स्केल 2 पे इंटेंसिटी क्या होगी? हाँ जी, रिश्टर स्केल 2 पे इंटेंसिटी क्या होगी? रिश्टर स्केल पे 2 पे रीडिंग 10 ए हो जाएगी। ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी रिश्टर स्केल 1 पे ए है तो 2 पे कितनी हो जाती है? 10 ए हो जाती है। ठीक है,
देखिए आपका वो 0 to 9 क्या होता है, जनरली वो 1 से ही लेते हैं ना, उसको 9+ तक जाता है वो, ठीक है, 9+ भी हो जाता है, तो इसलिए मैंने उसको 10 तक लिख दिया है। तो हर बार एक रीडिंग बढ़ने पे इंटेंसिटी कितना टाइम्स बढ़ रहा है, 10 टाइम्स बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन यही था कि रिश्टर स्केल पे जितना इंटेंसिटी है, रिश्टर स्केल 8 पे इंटेंसिटी कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, बताइए। रिश्टर स्केल 6 पे कोई इंटेंसिटी है अर्थक्वेक का, तो रिश्टर स्केल 8 पे कितना बढ़ जाएगा, 20। अरे भाई हर बार 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इस पे ए है, इस पे 10 ए है, तो इस पे 100 ए होगा। हर बार 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 टाइम्स ऐड नहीं हो रहा है, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो अगर 6 पे ए है तो बताओ 8 पे कितना होगा, ये 70 कहां से आ रहा है, 100 होगा ना, बिल्कुल। तो अगर हम लोग 6 से लेकर 8 पे जाते हैं तो इंटेंसिटी सर आपका कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, 100 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था बस, क्लियर है यहां तक, ठीक है, पक्का, ऑलराइट, ठीक है। तो दीज आर सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग द अर्थक्वेक, इसको ध्यान रखेंगे। तो आपका ये बस ध्यान रखिए, हर एक रीडिंग पे इंटेंसिटी 10 टाइम्स बढ़ जाता है, ये पॉइंट ध्यान रखिए। इसके लिए आपका डिवाइस कौन सा होता है, सीस्मोग्राफ होता है, ठीक है। और सीस्मो वर्ड सुनते ही समझ जाना किसकी बात हो रही है, सीस्मोलॉजी की बात हो रही है। देखिए मैंने बस इतना कहा है कि हर बार जो रीडिंग आपका बढ़ता है, हर एक रीडिंग बढ़ने पे इंटेंसिटी 10 टाइम्स बढ़ जाता है। अगर मान लो रिश्टर स्केल 1 पे रीडिंग ए है तो 2 पे 10 ए हो जाएगा। अगर मान लो रिश्टर स्केल 6 पे रीडिंग x है तो 7 पे हो जाएगा 10x और 8 पे हो जाएगा 100x। आ रही बात समझ में ऑनलाइन वाले, ये सुनो, ठीक है। और दूसरा आप क्या ध्यान रखेंगे, इसको स्केल कौन सा यूज करते हैं हम, रिश्टर स्केल। प्लस फोकस कौन सा पॉइंट है जहां से शॉक ओरिजिनेट हो रहा है एक्चुअल में, और एपिसेंटर कौन सा हो रहा है पॉइंट, शॉक फोकस के जस्ट ऊपर वाला पॉइंट, ठीक है, जहां से सरफेस पे ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज योर आपका एपिसेंटर। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं रिगार्डिंग अर्थक्वेक, ध्यान रखेंगे। बाकी इस पे और कुछ ऐसे सवाल नहीं बनते हैं। फिर एक टर्म है सर आपका सुनामी। सुनामी क्या है सर, सुनामी कुछ नहीं है, समंदर में आने वाला अर्थक्वेक इज सुनामी, ठीक है। सडन मोशन ऑन द ओशियन फ्लोर, मान लो ये आपका ओशियन है, ठीक है, ये आपका कोस्टल एरिया है, ये मान लो कोई बिल्डिंग खड़ी है। कभी कभी क्या होता है, जो अर्थक्वेक है ओशियन में आ गया, ओशियन में अर्थक्वेक आ गया तो उसने क्या करा, इस पानी को जंप कराया ओशियन के वाटर को। अब ओशियन में एक या दो बकेट पानी तो है नहीं, काफी ज्यादा पानी है, तो इतना पानी एकदम से जब उछलता है तो ये हो सकता है पूरी बिल्डिंग को कवर कर ले, फिर फ्लडिंग जैसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, सुनामी। तो सुनामी इज नथिंग डिफरेंट, अगर ओशियन बेड पे, ओशियन में अगर अर्थक्वेक आता है तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, सुनामी। क्योंकि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसमें देखो अब ओशियन में तो कोई बिल्डिंग नहीं है, लेकिन ओशियन का वाटर बाहर आ जाएगा, वो नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो दैट इज सुनामी। चलिए, तो ये एक टर्म्स होते हैं। तो ये सारा जो भी कुछ हो रहा है, अर्थक्वेक है या सुनामी है, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इंटरनल जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। और बाकी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस क्यों हो रहे हैं, वो तो देखो आपको यूपीएससी वाले भी नहीं पढ़ाएंगे। अब इसमें एक चीज और बच रही है आपका, आई थिंक वोल्केनो, ठीक है। वोल्केनो आपका जब हम लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे तब उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ एक टॉपिक था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, उससे रिलेटेड चीजें थी। पहला टॉपिक हमारे यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम हो गया, उससे रिलेटेड हमने बात करा। रेड प्लैनेट किसको बोलते थे, जुपिटर को, नहीं मार्स को, ठीक है, ओके ओके। बिगेस्ट सैटेलाइट कौन सा था, गैनीमेड, बढ़िया।
ठीक है। रिंग वाला प्लैनेट कौन सा था? सैटर्न था। ओके, चलिए। हाँ, अब इसके बाद फिर हम लोग दूसरे टॉपिक पे बढ़े, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। डियर सुनामी, इतना ही ध्यान रखिए जितना मैंने बताया है ना, उससे ज्यादा नीड नहीं है। ठीक है, अभी हमने कौन से टॉपिक देखा? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बात कर रहे हैं सर, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, जिसमें पहला टॉपिक है रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो हम सबसे पहले देखेंगे रोटेशन का मतलब क्या है, फिर हम बात करेंगे रोटेशन से क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है। रोटेशन का मतलब ये है कि सर ये मान लो अर्थ है, ठीक है, ये मान लो अर्थ है, अर्थ क्या है? अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है। जैसे आपने ग्लोब देखा है ना, स्कूल में तो देखा ही होगा प्रिंसिपल की डेस्क पे, ठीक है, उसको गोल गोल घुमाते हैं। यहाँ भी चला गया शायद, हाँ नहीं है। तो वो क्या है, ग्लोब क्या है, आपने देखा होगा इस तरह से होता है ना, वो इस तरह से बंधा हुआ होता है ना, तो ये क्या है? उसकी एक्सिस, इसी के अराउंड वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। ठीक है, ऐसी हमारी अर्थ है, अर्थ भी क्या है? एक एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है। अब देखो सर, बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस सर इतना है कि अगर हम वर्टिकल लाइन की बात करें तो ये है, ठीक है, ये मैं इधर से अलग बना देता हूं, वो थोड़ी सी डार्क पिक्चर है। ये मान लो अर्थ है, ठीक है, ये एक क्या है, कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? वर्टिकल लाइन है, ठीक है। अगर मान लो और ये क्या है? अर्थ का एक्सिस। तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखेंगे, अर्थ का एक्सिस थोड़ा सा क्या होता है? टिल्ट होता है, बिल्कुल वर्टिकल नहीं होता। आप ये मत सोचिएगा ये वर्टिकल है तो ये नॉर्थ साउथ हम कर देंगे, ये नॉर्थ साउथ नहीं है, ठीक है। ये क्या है? जैसे एक वर्टिकल लाइन है, अर्थ का एक्सिस क्या है? टिल्ट है, ठीक है। इसके लिए पीछे भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो अर्थ का एक्सिस टिल्ट है। अब ये वर्ट सबसे पहले तो इसमें ध्यान रखेंगे, ये वर्टिकल से कितना एंगल बनाता है? 23.5 डिग्री, ठीक है। तो ये वर्टिकल से कितना एंगल बनाता है? 23.5 डिग्री। आ रही बात समझ में? तो अर्थ का एक्सिस टिल्ट है, वर्टिकल से कितना एंगल बनाता है? 23.5 डिग्री। दूसरा पॉइंट इसमें क्या ध्यान रखेंगे? दूसरा ध्यान रखेंगे कि सर देखो, अब ये सेंटर है और ये आपका क्या होगा? ये एक्सिस है, तो इसका ऊपर वाला पॉइंट क्या होगा? नॉर्थ पोल, और नीचे वाला पॉइंट क्या होगा? साउथ पोल। और इसके इसी सेंटर से एक इस तरह की लाइन आएगी, ये जो एक्सिस है, एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री पर एक लाइन आएगी जिसको हम क्या कहेंगे? इक्वेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? इक्वेटर कहेंगे, ठीक है। तो ये एक्सिस है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये क्या है सर? आपका इक्वेटर। तो इस तरह से हमारा क्या है? अर्थ का स्ट्रक्चर है, जो एक्सिस है इस तरह से आपका रोटेट करती है। एंगल कितना है? 23.5 डिग्री। अभी तक मैंने आपको बस एक फैक्ट बताया, 23.5 डिग्री वर्टिकल से एंगल होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे, जो अर्थ का रोटेशन है वो ऐसे ऐसे हो रहा है या ऐसे ऐसे हो रहा है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं कहते हम उसको, क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये सब क्या है? रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। हम लोग क्या कहते हैं सर? वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन बन चुका है, अर्थ के रोटेशन का डायरेक्शन क्या है? ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, या नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ? वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बन चुका है, तो डायरेक्शन ध्यान रखेंगे आपका क्या है? वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है। अच्छा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे देखते हैं? कभी भी देखना हो, ये सब भी रेफरेंस पे डिपेंड करता है ना, आपका ईस्ट मेरा ईस्ट अलग हो सकता है। कहीं भी देखना हो, किसी भी पॉइंट पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखना हो, तो उस पॉइंट पे इस तरह से चार लाइन बना देनी, क्रॉस बना देना है। ये राइट वाला ईस्ट होगा, लेफ्ट वाला वेस्ट होगा, ठीक है। ऊपर वाला नॉर्थ होगा, नीचे वाला साउथ होगा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत काम आएगा, है ना। डायरेक्शन कई बार आ जाता है, इसका ईस्ट उसका वेस्ट,
तो कंफ्यूजन ना हो, ये हमेशा क्लियर रखिएगा डायरेक्शंस क्या है। किसी भी पॉइंट पे हमें ईस्ट वेस्ट देखना है, जैसे मेरे को मान लो यहाँ से देखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन बना देंगे, फिर ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। वो रेफरेंस पे होता है कि ये एक पॉइंट बना दिया, ये इसका ईस्ट है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्लियर रहेगा। तो 2 पॉइंट मैंने अभी तक आपको बताया रोटेशन ऑफ द अर्थ में। पहला पॉइंट क्या है, वर्टिकल से एंगल कितना है एक्सिस का, 23.5 डिग्री। दूसरा, रोटेशन का डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन वाले, यस और नो। चलिए, ये तो एक बात हो गई सर रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब इस रोटेशन से हो क्या रहा है, अब इस रोटेशन से जो हो रहा है, आप तो सर ऐसे समझो वैसे तो एक बात, कि मान लो इधर क्या है, सनलाइट, ये सुनो, ये मान लो क्या है, हमारा सन है इधर। अगर सनलाइट ऐसे आ रही है और ये स्फीयर है, तो क्या यहां से सनलाइट पूरे हिस्से में जाएगी, सिर्फ आधे हिस्से में जाएगी, आधे हिस्से में जाएगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इतने रीजन में जाएगी। क्लियर है बात, ठीक है। तो इतने रीजन में क्या हो जाएगा, डे, और इतने रीजन में क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। क्लियर है, इतने रीजन में क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ से बड़ा चेंज हमें क्या देखने को मिलता है, डे एंड नाइट, ठीक है। रोटेशन ऑफ द अर्थ से हमें क्या देखने को मिलता है, डे एंड नाइट। अब लेकिन सर एक सोचने वाली बात है, अगर मान लो ये पूरा रीजन है, फॉर एग्जाम्पल ये अगर अर्थ का एक्सिस होता, अर्थ इसी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा होता, ये मान लो हमारा नॉर्थ होता, ये साउथ होता, तो हम कह पाते ना सर आधे हिस्से में दिन है, आधे हिस्से में क्या है, रात। यानी जो पूरा रोटेशन हो रहा है 24 आवर्स का, रोटेशन कितने आवर्स का होता है, 24 आवर्स का, तो यानी 24 आवर्स में 12 आवर्स क्या होंगे, डे होंगे, और 12 आवर्स क्या होगी, नाइट होगी। बट क्या एक्चुअल में हमेशा ऐसा होता है, नहीं होता है। डे एंड नाइट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या होता है, वेरी करता है, यस और नो। अब वो वेरी क्यों कर रहा है, ये तो सर सीधा सीधा हमें दिख रहा है, ऐसे लाइट पड़ी, आधे में दिन आधे में रात, तो 12 आवर्स होना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि सर हमारा एक्सिस वो था ही नहीं जो आप बनाए बैठे थे। हमारा एक्सिस क्या है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला है। तो अब अगर आप देखो, अब देखो सनलाइट ये नहीं देखता कि तुम्हारा एक्सिस कितना है, कितना टिल्ट, उसे मतलब नहीं, उसको क्या है, एक स्फीयर दिख रहा है, वो आधे स्फीयर में लाइट दे देगा, है ना, उसको इससे मतलब नहीं है। अब अगर आप नोटिस करो एक चीज, ये मैं अलग से बना देता हूं इसको, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये एक्सिस है, ये वर्टिकल लाइन है, ये सनलाइट आ रहा है। अब देखो सनलाइट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, सनलाइट अगर ऐसे आ रहा है तो सनलाइट तो पूरे का इस पूरे रीजन में पड़ेगा, यस और नो। लेकिन हमारा एक्सिस कौन सा है सर, ये वाला है कि नहीं है, ये एक्सिस है हमारा। अब ये देखो सर, यहां से हम क्या बना देंगे, ये इक्वेटर वाली लाइन हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, इक्वेटर वाली लाइन हो गई। अच्छा, हम अर्थ के आधे हिस्से को देखते हैं, मान लो ये क्या है सर हमारा, ये क्या है हमारा अर्थ का हाफ पोर्शन, इसको क्या कहेंगे, हेमीस्फीयर, ठीक है। अर्थ का आधा पोर्शन क्या कहलाएगा, हेमीस्फीयर। इसको ऑब्जर्व करो, ये अर्थ के ऊपर वाले हिस्से को ऑब्जर्व करो। अब इसमें एक बात अगर आप नोटिस करो, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, तो मेरे को एक बात आप ये बताइए, ये क्या होगा, इस ऊपर वाले पोर्शन का हाफ पोर्शन होगा, होगा कि नहीं होगा। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर हम ऊपर वाले पोर्शन में देखें तो आधे से ज्यादा पोर्शन में क्या है, दिन है या रात है, आधे से ज्यादा पोर्शन में क्या है,
दिन है। तो ओवरऑल ड्यूरेशन कितना है 24 आवर्स। तो उस 24 आवर्स में दिन कितना होगा 12 आवर्स से कम कि ज्यादा, ज्यादा होगा। आ रही है बात समझ में, किसी को डाउट है, रिपीट करना है, फिर भी मैं कर देता हूं, ठीक है। ये देखिए सर, ये हमने अर्थ का आधा हिस्सा लिया, इस हाफ पोर्शन में देखिए, इस हाफ के भी हाफ को देखिए, इसमें क्या है, इस पूरे हाफ पोर्शन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मोर देन हाफ पोर्शन में क्या है, डे लाइट है। तो यानी 24 आवर्स में से ज्यादातर टाइम क्या रहेगा, डे टाइम रहेगा, नाइट टाइम क्या रहेगा, कम रहेगा। तो हम ऊपर वाले कह सकते हैं, ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर है, चूंकि ये नॉर्थ पोल है तो इसको कहेंगे नदर्न हेमिस्फीयर। तो नदर्न हेमिस्फीयर में हमने क्या नोटिस करा, दिन लंबे होंगे और रातें क्या होंगी, छोटी होंगी, ठीक है। अब आ जाओ नीचे वाले हिस्से में। अब नीचे वाला सर हिस्सा ऑब्जर्व करो, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसको ऑब्जर्व करो आप। इसमें क्या कह सकते हो, मोर देन हाफ में डे है या लेस देन हाफ में डे है। इसमें जो डे टाइम है वो लेस देन हाफ में है, यानी इसमें मेजॉरिटी टाइम क्या है, नाइट है। तो क्या हम कह सकते हैं नीचे जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें डे टाइम छोटा होगा और नाइट टाइम क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, क्लियर है। तो क्या हम कह सकते हैं कि सर अर्थ की जो एक्सिस टिल्ट है उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, वेरिएशन ऑफ डे एंड नाइट, यस और नो। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। इसको अच्छे से समझिएगा, अच्छे अच्छे लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, किसी को फील नहीं आता है, वो बस याद कर लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, बट मैंने आपको थोड़ा फील के साथ समझाया ताकि आप समझ पाए कि ये वेरिएशन हो क्यों रहा है, ताकि लॉन्ग टर्म तक ये आप इसको याद रख पाए। क्लियर है बात। ऑनलाइन वाले बताइए यस और नो, ठीक है यहां तक। तो हमने एक बात क्या देखी सर, रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से डे एंड नाइट क्रिएट होते हैं, और टिल्ट ऑफ द एक्सिस की वजह से क्या क्रिएट होता है, वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, ठीक है। तो दिन और रात वैसे तो काश बराबर होते अगर हमारा एक्सिस टिल्ट ना होता है, बट चूंकि हमारा एक्सिस टिल्ट है इसकी वजह से हमारे दिन और रात की जो ड्यूरेशन है वो चेंज हो जाती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलग हो गई, सदर्न हेमिस्फीयर में अलग हो गई, ठीक है। इसी हिसाब से आपका सीजन भी बनेंगे। अभी जैसे अर्थ का पोजीशन फिर चेंज होगा तो ऐसा भी टाइम आएगा कि सन इधर साइड फील होगा। अभी इधर साइड फील होने में क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज्यादा क्लोज हो गया सन के, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दी पड़ेगा। फिर जब अर्थ रिवॉल्व करके सन के दूसरे साइड होगी तो ऐसा फील होगा सन इधर आ गया, तो उसमें क्या हो, नदर्न हेमिस्फीयर दूर हो गया, तो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, विंटर रहेगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में समर रहेगा। क्लियर है बात, ठीक है यहां तक। तो दैट इज योर रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ में दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले लाइन लिखिएगा, रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, ठीक है, पहली लाइन लिखेंगे, रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, क्योंकि सवाल डायरेक्ट आएगा, डे एंड नाइट इज कॉज ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, है ना, मौज मर्जी ऑफ द अर्थ, ऐसे 4-5 ऑप्शन बना के दे देगा। तो हमें पता होना चाहिए रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। दूसरा याद रखेंगे, जो टिल्ट ऑफ द एक्सिस है, ठीक है, टिल्ट ऑफ द एक्सिस कॉजेज वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, ठीक है, टिल्ट ऑफ द एक्सिस कॉजेज वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। तो ये दो पॉइंट्स डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, क्योंकि कल मान लो आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले, वेरिएशन ऑफ ड्यूरेशन इन द डे एंड नाइट इज ड्यू टू, तो हमें पता होना चाहिए इट इज ड्यू टू टिल्ट ऑफ द एक्सिस, ठीक है। और एक्सिस टिल्ट कितना है वर्टिकल से, 23.5 डिग्री, ठीक है, हो सकता है कहीं कहीं पर 22.5 लिख जाए, तो 1 आध डिग्री का डिफरेंस चलता है।
ठीक है यहां तक? चलिए, तो दैट इज योर रोटेशन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट इज योर रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट इज योर रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। रेवोल्यूशन में क्या है सर? अच्छा सर के अर्थ क्या है? वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट मतलब कुछ ऐसे रोटेट करेगी, ये वेस्ट है ये ईस्ट है, तो ये रोटेट करते करते ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करते चलेगी। तो रोटेशन के साथ साथ रेवोल्यूशन भी हो रहा है। तो ये मान लो अर्थ है, तो ये अर्थ का क्या है? एक्सिस है। ठीक है, ये अर्थ है, ये अर्थ का एक्सिस है। अब इस सिचुएशन में मेरे को आप बताइए, नॉर्थ और साउथ पोल सन के ज्यादा क्लोज कौन होगा, नॉर्थ वाला या साउथ वाला? इस सीक्वेंस में सन के ज्यादा क्लोज कौन सा है? साउथ। नॉर्थ वाला क्या है? दूर। तो नॉर्थ में क्या चल रहा होगा? विंटर। और साउथ में क्या चल रहा होगा? समर। ये जो सीजन लिखे हैं ये नॉर्थ के हिसाब से लिखे हैं, क्योंकि हम लोग कहाँ रहते हैं? नॉर्थ में है। ठीक है, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ठीक है, फिर मान लो ये इधर आ गया, अब क्या होगा सर? नॉर्थ में क्या होगा? ऐसे ये रिवॉल्व होते होते यहां आ गया, अब ये नॉर्थ एक्सिस सन के क्लोज है, तो नॉर्थ में क्या हो रहा होगा? समर या विंटर? समर। और साउथ में क्या हो रहा होगा? विंटर हो रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जब ये यहां से यहां जा रहा होगा, तो मेरे को आप एक बात बताओ, नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन लंबे हो रहे होंगे कि रातें लंबी हो रही होंगी? अरे भाई ऐसे देखो आप, ये सनलाइट ऐसे जा रही है ना? नहीं तो ऐसे समझ लो आप, इतना तो हम फील कर सकते हैं ना, दिन कब लंबा होता है, सर्दी में कि गर्मी में? कौन बोल रहा है फिर भी? गर्मी में दिन लंबा होता है, ठीक है। और अभी नॉर्थ में क्या चल रहा है? विंटर चल रहा है, तो नॉर्थ में क्या होगा? दिन छोटा होगा कि लंबा होगा? छोटा होगा। दिन छोटा होगा, रातें लंबी होंगी, है ना? वो एक गाना था ना, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। वो लिरिसिस्ट को नहीं पता था क्यों हो जाती है ना, आपको पता है। और सदन में क्या होगा? हमेशा याद रखना, जो नदन में चल रहा होगा उसका उल्टा क्या हो जाएगा? सदन में, है ना? तो इसलिए दो बार करने का नीड नहीं है, एक बार नदन का याद रख लो, सदन का अपने आप याद हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ आ जाओ, नॉर्थ में क्या चल रहा है? समर चल रहा है, तो समर में ऊपर क्या होगा? दिन लंबे होंगे, रातें लंबी? दिन लंबे होंगे, रातें छोटी। और उल्टा नीचे हो जाएगा, सदन में उल्टा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, जब ये यहां से यहां जा रहा होगा, तो बीच में दो पोजीशन ऐसी आती हैं, एक ये वाली, एक ये वाली। ठीक है, एक ये पोजीशन, एक ये पोजीशन। जब क्या होता है, दिन और रात बराबर हो जाते हैं। जैसे ये दो पोजीशन ऐसी होती हैं, अब जैसे इसमें क्या है सर, आपका जो सन है वो पूरा इस हिस्से पे पड़ रहा है, ठीक है, ये एक्सिस है आपका। तो यहां पर आपका जो दिन और रात है वो क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। ठीक है, बीच में एक ऐसी पोजीशन आती है, जैसे अभी आप ऐसे इमेजिन करो, यहां पर नदन हेमिस्फीयर में दिन छोटा है, रातें लंबी, यहां दिन लंबा है, रातें छोटी। यानी अगर नदन हेमिस्फीयर में दिन छोटा, रातें लंबी हैं, और हमें पहुंचना है सदन दूसरे साइड पर जहां पर क्या है, दिन लंबा है, रातें छोटी हैं, तो क्या बीच में एक ऐसा मोमेंट आएगा जब दिन और रात बराबर हो जाएंगे? आएगा। तो ये वही मोमेंट है। ठीक है, बीच में दो पॉइंट ऐसे आते हैं जहां पर दिन और रात क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? ऑटम। अब नदन हेमिस्फीयर के हिसाब से अगर देखो, अगर अभी विंटर है, तो विंटर के बाद यहां नदन हेमिस्फीयर में क्या आएगा? स्प्रिंग आएगा। ठीक है, विंटर के बाद क्या आता है? स्प्रिंग आता है। फिर नदन में समर आएगा, और समर के बाद क्या आएगा? ऑटम आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा। तो यानी रेवोल्यूशन से हमें क्या देखने को मिल रहा है? चेंज ऑफ सीजन। रेवोल्यूशन कॉजेस चेंज ऑफ द सीजन। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेस चेंज इन द सीजन, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर यहां दिन छोटा है, रातें लंबी हैं, तो कोई ऐसा रात होगी ना जो सबसे लंबी होगी, यस और नो?
तो नदर्न हेमिस्फीयर में जो लॉन्गेस्ट नाइट है वो कौन सी होती है? अच्छा, रातें लंबी है ना, तो लॉन्गेस्ट नाइट आपका होगी 22 दिसंबर को। ये शॉर्टेस्ट नहीं होगा, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर के हिसाब से अगर हम बात करें तो लॉन्गेस्ट नाइट कौन सी होगी 22 दिसंबर को, और लॉन्गेस्ट डे कौन सा होगा 21 जून। तो 21 जून को हम कह देते हैं समर सॉल्स्टिस, और 22 दिसंबर को हम कह देते हैं विंटर सॉल्स्टिस। ये हमने किसके हिसाब से बात करा? नदर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से, और सदर्न में इसका क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सदर्न में क्या हो जाएगा? इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो अगर नदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे 21 जून है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा होगा? लॉन्गेस्ट नाइट 21 जून को। ठीक है, और सदर्न हेमिस अगर नदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट नाइट आपका 22 दिसंबर है, तो वहां पर शॉर्टेस्ट नाइट क्या होगी? 22 दिसंबर। ठीक है, तो आप नदर्न के हिसाब से याद रखिए, सदर्न के हिसाब से पूछने में आप कैसे बता देंगे, उसका जस्ट उल्टा करके बता देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बना सकता है, या तो वो सीधा पूछ ले लॉन्गेस्ट डे इन नदर्न हेमिस्फीयर, लॉन्गेस्ट डे इन सदर्न हेमिस्फीयर, तो आप बता सकते हो। बट कई बार वो क्या है, हेमिस्फीयर नहीं बोलता है, वो ऐसे बोल देगा लॉन्गेस्ट डे इन इंडिया। तो इंडिया से क्या समझना है? नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा है। और अगर मान लो वो बोल दे लॉन्गेस्ट डे इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो वो किसकी बात कर रहा है? सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा है ना। तो यानी अगर वो ऑस्ट्रेलिया यूज कर रहा है तो वो मतलब किसको पूछना चाह रहा है? सदर्न हेमिस्फीयर को पूछना चाह रहा है ना। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि सर अगर आपसे इंडिया पूछे तो नदर्न हेमिस्फीयर, और ऑस्ट्रेलिया पूछे तो सदर्न हेमिस्फीयर, है ना। बढ़िया है। सऊदी अरेबिया पूछ ले तो वो भी नदर्न। ठीक है, ये सब किस में? नदर्न में ही है। अच्छा, अगर कुछ नहीं पूछा, सिर्फ लॉन्गेस्ट डे पूछ रहा है तो नॉर्दर्न, है ना। अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो बाय डिफॉल्ट नॉर्दर्न मान के सही कर देना आप, क्योंकि वो एग्जामिनर वो मिस करना भूल गया है। अदरवाइज वो खुद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बैठा है तो वो अपने हिसाब से ही सवाल बना रहा है, ऐसा हम मानेंगे, है ना। ऐसा नहीं मानेंगे कि वो ऑस्ट्रेलिया जाके पेपर बना रहा है। ठीक है, चलिए सर, दैट इज योर रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, एंड टिल्ट ऑफ द एक्सिस कॉजेज वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। 2 पॉइंट और थे, टिल्ट कितना है 23.5 डिग्री, और रोटेशन का डायरेक्शन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट। फिर हम आगे रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज चेंज इन सीजन्स। ठीक है, और इसमें हमने सीजन्स में बात करा, समर होता है, फिर विंटर होता है, सॉरी विंटर होता है, फिर ऑटम होता है, फिर आपका समर होता है, फिर आपका स्प्रिंग होता है। तो जो ऑटम और स्प्रिंग वाला टाइम है उसको हम क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स कहते हैं। और समर और विंटर में हमें क्या देखने को मिलता है? सॉल्स्टिस देखने को मिलता है। लॉन्गेस्ट डे हमारा 21 जून है, और लॉन्गेस्ट नाइट कौन सा है? 22 दिसंबर। अब देखो किसी किताब में हो सकता है 23 दिसंबर लिखा हो, किसी किताब में हो सकता है 22 जून लिखा हो, तो इसको लेके डिबेट नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम में ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि लॉन्गेस्ट डे के 4 ऑप्शन दे दे, 21, 22, 23, 24। इतना क्लोज डेट्स नहीं देगा, क्योंकि देखिए ये ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी में जो बाउंड्रीज डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है, एग्जैक्ट बाउंड्रीज नहीं मिलती, इसलिए बहुत सारे फैक्ट्स आपका डिबेटेबल होते हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, तो किसी किताब में 22 जून भी मिल सकता है, किसी में 23 जून भी मिल सकता है ना। उसको लेके ज्यादा चिंता नहीं करना है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हर जगह हमें देखने को मिल सकता है। क्लियर है? ऑल राइट, तो ये एक टॉपिक कंप्लीट होता है आपका रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग एक टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या बात कर लिया आपका?
अभी चलो 5 मिनट में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, ठीक है। आज मैंने क्या आपको एक्सप्लेन कर दिया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में बता दिया, फिर मैंने आपको क्या बताया, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, है ना। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स बस थोड़ा ब्रीफ समझ लिए होता क्या है। देखिए सर होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक ये पेपर है, मैथ्स में एक टॉपिक होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पढ़ा है। उसमें क्या होता है, मान लो कोई पेपर है, हमें किसी पॉइंट की क्या चाहिए, उस पर क्या हमें पॉइंट क्या चाहिए डियर, अभी आपका जो चल रहा है ना, पहले आप उस पर फोकस कर लो, ठीक है ना। ये भी एक बड़ा चंक है आपका। करंट अफेयर्स भी मैं आपका आज अपडेट करवा दूंगा, ठीक है ना। वो क्लास आपका जो भी क्लास होता जा रहा है उसका लिंक आपके ग्रुप पे डलवा दूंगा, उसका पीडीएफ आपका ऐप पे चला जाएगा। बट अभी के लिए फिलहाल इस पे फोकस कर लीजिए, है ना। ऐसा नहीं है आप याद करा रहे हैं तो ही मुझे याद आ रहा है, हर चीज़ का एक टाइमिंग फिक्स होता है ना। तो अभी आपका इस वीक से स्टार्ट हुआ है सिलेबस, अभी थोड़ा सा इसमें बैठ जाइए, वरना सारी चीज़ हम एक साथ बॉम्बार्ड कर देंगे, फिर थोड़े टाइम में आपको लगेगा बेकार है, बोरिंग है, फिर आप पढ़ना ही छोड़ देंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे चीज़ों का फ्लो बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अभी इस सीक्वेंस में चलिए, आगे आपके रिक्वायरमेंट की जो भी चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी, ठीक है। देखो सर, मान लो कोई पॉइंट है, हमें इस पॉइंट का क्या निकालना है, लोकेशन निकालना है। लोकेशन हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं सर, पेपर पे बहुत सारी इस तरह से कौन सी लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस क्रिएट कर देते हैं, और बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस क्रिएट कर देते हैं। तो हर एक पॉइंट क्या होता है, हर एक पॉइंट एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो ये मान लो हमने एक रेफरेंस ले लिया, रेफरेंस से देखा ये सेकंड क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और थर्ड वर्टिकल लाइन है। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, इस पॉइंट की लोकेशन। तो 2D में तो सर हम इजीली कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस बना दी, वर्टिकल लाइंस बना दी। अब उनमें क्या है, हमें किसी भी पॉइंट की इन एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोकेशन निकालने की क्यों बात कर रहे हैं, मान लो हम इंडिया में हैं, हमें क्या लोकेशन की ज़रूरत है, हमारे पास तो पिन कोड है, हम बता देंगे आ जाएगा। मान लो आप ओशियन में हो, आप क्या कहोगे, हम श्रीलंका से या मालदीव्स के कितना दूर हैं, ऐसे तो नहीं बता पाएंगे। तो हमें क्या चाहिए होगी, एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए होगी, उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स। तो उस एग्जैक्ट लोकेशन को निकालना है, उसके लिए हमें इसी तरह का कोई सिस्टम करना पड़ेगा। लेकिन ये 2D सिस्टम है, हमारा अर्थ क्या प्लेन है, नहीं, ये तो इस तरह का है, वो भी एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है। तो इसमें हमें कुछ अलग तरीके के अर्जेंट इस तरह का एक अर्जेंट एक अल्टरनेटिव तरीका बनाना पड़ता है, ठीक है। तो अर्थ पे भी हम कुछ इस तरह की लाइंस बनाएंगे, जैसे कुछ आपका वर्टिकल लाइंस होंगी जिनको हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूड्स, और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी जिनको हम क्या कहेंगे, लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड्स लेटी हुई होती हैं, ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स। और ये लॉन्ग लॉन्ग होती हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। तो यही लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि ये किस तरह से बनती हैं और इनका क्या सिग्निफिकेंस है। वो सारी बातें आपका नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा। बट इसको क्यों समझना है, क्योंकि अब एक बार लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बन गया तो अर्थ का कोई भी पॉइंट है, आप उसकी लोकेशन निकाल सकते हो। उसका क्या लैटिट्यूड का लोकेशन है, क्या लॉन्गिट्यूड का लोकेशन है, उससे आप उस पॉइंट का एग्जैक्ट क्या निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंस है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का। इसके अलावा और भी काम है, जैसे लैटिट्यूड्स सीजन और क्लाइमेट को समझने में हेल्प करते हैं, आगे हम देखेंगे। लॉन्गिट्यूड से टाइम कैलकुलेशन में आसानी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। क्लियर है यहाँ तक, चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।